हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी राजन की सीरीज़ शुरू की थी विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में आपके 110 प्रश्नों तक क्वेश्चंस कर लिए थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, आपका कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। लास्ट क्लास में ही हमें एल्केन के लिए एक सामान्य सूत्र मिला था, वो क्या था, CnH2n+2। अब क्या करो, यहाँ पर आपको कार्बन के नंबर्स दिए गए हैं, एन की जगह कार्बन का वही नंबर लिख दो। तो आपका जैसे पहले में क्या है, कार्बन की संख्या 2 है, तो एन की जगह हमने 2 रखा। अब एन जहाँ जहाँ है हर जगह एन की जगह 2 रखो और हमारा एल्केन का सूत्र बन जाएगा। कार्बन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने बनेंगे, एन की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि C2H6। ये बन गया हमारा एल्केन का सूत्र और पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी के भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, कार्बन की जगह 3 है, हमने 3 रखा। अब हाइड्रोजन कितने बनने चाहिए हमारे, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। ये एल्केन का हुआ। यहाँ पर क्या दिया है, C3H6, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला क्या है, कार्बन 7 है, तो कार्बन की जगह 7 रखिए, क्या बनेगा, C7। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 7 2 14 और 2 आपके 16, यानी कि C7H16 एल्केन बनेगा। यहाँ क्या दिया है, C7H14, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसे ही आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, C9 और H का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि C9H20, ये आपका एल्केन बनेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरीके से आप एल्केन को देख पाएंगे। सामान्य सूत्र याद रखना, यहाँ से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे आगे के। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। तो कच्चे फलों को पकाने में हमारी सहायक होती है एथिलीन गैस, और इस एथिलीन गैस का सूत्र होता है C2H4, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया का संश्लेषण होता है रसद में, फेफड़े में, यकृत में या अग्न्याशय में। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यूरिया का संश्लेषण ध्यान रखना किस में होता है, यकृत में होता है, और यकृत को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लीवर। अगला प्रश्न है, वृक्कों का कार्य है। वृक्क का मतलब क्या है, किडनी। किडनी का क्या फंक्शन होता है, श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन या पाचन। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, उत्सर्जन, यानी कि सी ऑप्शन। अगला आपका 115वां क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। हृदय, स्पंदन, पाचन, रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो हृदय से सारा रक्त शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। पेशियाँ, धमनियाँ, तंत्रिकाएँ, शिराएँ। तो ये काम करती हैं हमारी शिराएँ। शिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो शिराओं में याद रखना शुद्ध रक्त बहता है। सॉरी, शिराओं में कह रही हूँ, धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में आपका बहता है अशुद्ध रक्त, ठीक है। यहीं पर अगर हम पल्मोनरी शब्द लगा दें, तो पल्मोनरी धमनियों में हो जाएगा अशुद्ध और पल्मोनरी शिराओं में हो जाएगा शुद्ध। जैसे ही इनके आगे पल्मोनरी लगेगा, वैसे ही जो भी इनमें रक्त बह रहा था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 4 बनते हैं शायद, और जिसमें 2 का हम यूज़ कर लेते हैं, 2 आपके शेष बचते हैं, ठीक है। इतना एटीपी के बारे में दिया नहीं है, बस इतना याद रखो। एटीपी क्या है, तो हमारी जो ऊर्जा होती है शरीर में, जो भी हमें मिलता है भोजन करने के बाद और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद जो ऊर्जा बनती है हमारी बॉडी में, वो एटीपी के अणुओं के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न क्या है, एटीपी है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन, एक प्रोटीन, या फिर एक अणु जिसमें ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंद होते हैं। तो क्या है, ये उच्च ऊर्जा वाला है, तो आंसर डी ऑप्शन ही हो जाएगा। जस्ट अभी बताया, एटीपी क्या है, हमारी ऊर्जा इसमें संचित रहती है एटीपी के रूप में। अगला है आपका, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अच्छा, मैंने आपको श्वसन पढ़ाया तो है, वहाँ पर आपको शायद इतना था नहीं डिटेल में, तो मैंने इसके बारे में जानकारी दी नहीं थी। जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑक्सी श्वसन
और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा वो ऑक्सी होगा, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है श्वसन वो होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है। कौन से में आएगा? ऑक्सी श्वसन में आएगा। और इसमें क्या क्या उत्पाद बनते हैं हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। यहाँ पर पूछा है अनॉक्सी श्वसन का, तो अनॉक्सी श्वसन में आपके दो उत्पाद बनेंगे। पहला, जब अगर जंतुओं में पूछा जाए तो जंतुओं में बनता है CO2 और साथ साथ लैक्टिक एसिड, और पौधों में बनता है CO2 साथ साथ एथिल अल्कोहल। यहाँ पर देखो CO2 तो कहीं दिया नहीं है, क्या है? एथिल अल्कोहल ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर रहेगा एथिल अल्कोहल। फिर से क्लियर कर देती हूँ, अनॉक्सी श्वसन में अगर पूछा जाए अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो जंतुओं में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनता है, और पादपों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनता है। अच्छा, जंतुओं का मतलब क्या है? जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में भी बनेगा, वो भी किन मनुष्यों में? जो बहुत ज़्यादा मसल वर्क करते हैं, जैसे जिम वगैरह या बहुत ज़्यादा वैसा वर्क करेंगे, तो उनमें रहता है ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमें कितना ऐड कर देना होगा? 273 ऐड कर देते हैं केल्विन में बदलने के लिए, तो कितना बन जाएगा? 373 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है आपका, दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? ताप में अंतर कितना है? 63 डिग्री सेल्सियस का है। हम जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हम कितना इसमें ऐड कर देंगे? 273 ऐड करेंगे, वैसे केल्विन बन जाएगा। तो कितना मान आएगा? 3 3 6, 7 6 13, हाँ से 1 हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी कि 336 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। आंसर आपका ये रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन तथा विकिरण द्वारा, संवहन तथा विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा, चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो देखो विकिरण तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत, और विकिरण इसमें भी है तो ये भी गलत। कौन कौन सी विधियां लग रही हैं? चालन संवहन। चालन ठोसों में लगती है, जैसे पतीला इतीला होगा तो पतीला कैसे गर्म होगा? चालन विधि से। और पानी कैसे गर्म होगा? संवहन से। चालन विधि में क्या होता है? एक अणु ऊर्जा लेता है, फिर अपने पास वाले अणु को देगा, पास वाला अणु जब गर्म हो जाएगा ना तो अपनी ऊष्मा फिर वो अपने पास वाले को देगा, ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है। और संवहन में क्या होता है? ये द्रवों में होती है ज़्यादातर, कि जो नीचे के अणु होंगे गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर पहुंच जाएंगे, और ऊपर के जो ठंडे अणु होंगे वो नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होके ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पानी गर्म होता है। अगला है आपका, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, जूल, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, ध्यान रखिए इसको। अगला है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या फिर कुछ भी हो सकती है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उच्चतम या फिर अधिकतम होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या सभी के द्वारा? तो बताओ ऊष्मा का संचरण सबसे तेज किस में होगा? विकिरण में होगा ना, सबसे सीधी सी बात है। वरना आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, सूर्य का प्रकाश देखिए सूर्य कितनी दूर है, लेकिन फिर भी सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा कितनी जल्दी प्रकाश पहुंच जाता है, कितनी जल्दी ऊष्मा आ जाती है। तो सबसे तेज अगर संचरण होगा ऊष्मा का तो विकिरण माध्यम से, विकिरण द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु, तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है जब वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र पर। ये मैंने आपको करवाया था भी था, वक्रता केंद्र का मतलब क्या है? सी पर। अगर वस्तु हमारी सी पर रखी है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर ही बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो।
अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब जो है वो बहुत छोटा बनता है, लगभग बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी तथा वास्तविक कोई भी हो सकता है, सदैव आभासी होता है, उल्टा तथा छोटा होता है। तो आपका जो उत्तल दर्पण है उससे प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। और कैसा बनेगा? आभासी का मतलब है सीधा बनना। ठीक है। इसको वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल यानी कि आभासी, इरेक्ट मीन सीधा। आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, ये कंडीशन है हमारे अवतल दर्पण की। ठीक है। अवतल दर्पण जो है वो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी और वास्तविक भी। और जो उत्तल दर्पण है वो केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा, किस कंडीशन में आभासी होगा? तो उत्तल लेंस के लिए बताइए कब आभासी होगा? वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु F व 2F के बीच हो, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया है? उत्तल लेंस दिया है। क्या दिया है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी कब बनेगा? तो इसमें आभासी बनता है जब वस्तु F और 2F के बीच में रखी होती है। नहीं, गलत हो गया। जब वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी होती है, कुछ ये कंडीशन होती है। प्रकाशीय केंद्र आपका ये होता है और फोकस यहाँ पर होगा। वस्तु जब इन दोनों के बीच में कहीं रखी होगी तब आपका बनता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए, लेंस आपके सेमेस्टर में नहीं दिया था बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने नहीं कराया। देखो, फिजूल की चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेंस से आपका अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता दूंगी। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखो। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, वरना आपके सेमेस्टर में दर्पण बहुत अच्छे से दिया है। क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो दर्पण से पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है, बढ़ते उद्योग, बढ़ते जन, घटते वन। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल या हरिकाई का स्थान होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल क्या है? हरिकाई है ना। अभी जस्ट आपसे बोला है कि कैसे हरिकाई है, और हरि है इसका मतलब अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक है ना, स्वपोषी हैं। जो स्वयं का पोषण कर रहे हैं वो स्वपोषी। तो शैवाल किसके अंतर्गत आएगा? उत्पादक की कैटेगरी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? कशाभिका, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या कोशिका? तो ये कोशिका भित्ति के कारण होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, म्यूकोपेप्टाइड या लिग्निन? तो ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड। बहुत डिटेल में क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग पूछे जाएंगे। अगर जीवाणु से क्वेश्चन आएगा तो सीधी सी बात है, जीवाणु से होने वाले रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषाणु, जीवाणु से होने वाले रोग बहुत पूछे जाते हैं। अगला है, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध थे? ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लुईस पाश्चर हुए हैं वो फेमस हुए हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ के लिए। रोगाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है। पाश्चुरीकरण की क्रिया भी इनकी ही है। कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक है। रोगाणु सिद्धांत बोलते हैं इसको, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ को। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु से उत्पन्न कुछ रोग हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन कौन से हैं? मीजल्स, मम्स, मलेरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, स्लीपिंग स्नैक्स या फिर सिफिलिस, निमोनिया, पोलियोमाइसिटिस या सिटाकोसिस। तो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो है आपका टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको लिखाई थी, ज़रा अगर आप लोगों ने याद किया है तो कमेंट करके मुझे वो ट्रिक बताइएगा। कौन सी ट्रिक मैंने आपको जीवाणु, विषाणु और जो आपके प्रोटोजोआ हैं तीनों की ही कराई हुई है। कवक की भी कराई थी, दांत खाद खुजली वाली, और पापा काम पर सोते हैं, ये प्रोटोजोआ की लिखाई थी। ऐसे याद रखा करिए। अगला है प्रश्न, दूध खराब होता है किसके कारण? तो आप सभी जानते हैं दूध फट जाता है या दूध का दही बन जाता है, खट्टापन आ जाता है उसमें। कौन सा होता है? तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है।
दूध जमता भी इसी के कारण है, लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण। विषाणु शब्द है लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का या फ्रेंच भाषा का? तो विषाणु है लैटिन भाषा यानी ग्रीक भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, माइकोप्लाज्म के द्वारा या फिर कवक के द्वारा? तो ये होता है माइकोप्लाज्म के द्वारा, जिसमें पत्तियां छोटी होने लगती हैं बैगन के पौधे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, जीवाणु भोजी से? तो जो एड्स है वो विषाणु से होता है, वायरस से होने वाला एक रोग है। HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है। और अगला है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर या फिर अनंत पर? तो स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, इनमें से कोई सत्य नहीं है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमको क्या है, चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सा ऑप्शन, यानी कि उल्टा होता है परंतु सीधा दिखता है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी या अपसारी? कोई भी, इनमें से कोई नहीं, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा नेत्र का लेंस है वो होता है हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम कौन सा है? अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सारी की सारी जो रेज होती है उनको क्या कर देता है? अभिसरित करता है, इकट्ठा कर देता है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है छोटा तथा सीधा, बड़ा तथा सीधा, छोटा व उल्टा, बड़ा व उल्टा? तो इसका आंसर रहेगा बड़ा व उल्टा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होती है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का दुगना? तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग। ठीक है, अधिकतम दूरी की बात की थी। अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी? तो ये मैंने आपको शायद ये, क्योंकि लेंस था नहीं तो मैंने इसकी क्षमता का भी क्वेश्चन नहीं कराया था। यहाँ पर याद कर लो, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को मैं ऐप से डिनोट कर देती हूँ। क्षमता पूछी है, फोकस दूरी कितनी दी है? याद रखना, फोकस दूरी हमेशा यहाँ मीटर में ही रखनी है। यहाँ फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.20 मीटर। पॉइंट हटाया, ऊपर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, 2 0 से 0 गया और 2 पंजे 10, यानी कि कितनी निकल आई? 5। और क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है? ये डायोप्टर। तो यहाँ पर जो निकल के आई है क्षमता वो कितनी आई है? 5 डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी? क्षमता कितनी है? 2 है। फोकस दूरी कितनी होगी? 1/f। क्षमता की जगह 2 रख दिया, पक्षांतर करो, f बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ जो फोकस दूरी निकली है ये मीटर में निकली है। ऑप्शन हमें सारे सेंटीमीटर वाले दिए हैं। मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, कितने का गुणा करेंगे? 100 का। डिवाइड करो, 2 पंजे 10, यानी कि कितनी आ गई? 50 निकल के आ गई, 50 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। बस क्या ध्यान रखना, ये वाला सूत्र ध्यान रखना, क्षमता बराबर 1/f, यानी कि 1/ फोकस दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा? अब दूरदृष्टि दोष में अच्छा बताओ कहाँ का नहीं दिखता है? देखो, जो दृष्टि दोष होगा व्यक्ति को वहाँ का बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की चीज़ें बिल्कुल सही दिखाई देंगी, बस निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। और निकट दृष्टि दोष है तो व्यक्ति को निकट की चीज़ें एकदम सही दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? तो अवतल लेंस यूज़ करते हैं। और जो आपका दूर दृष्टि दोष है इसमें कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? तो इसमें उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर पूछा था कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो निकट बिंदु स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या रहता है, 25 रहता है। अब उसको दूर दृष्टि दोष हुआ यानी कि उसको निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, तो उसका जो निकट जो बिंदु है वो कहाँ होगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर। तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। अगला प्रश्न है, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। तो किसी गैस में आपकी जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो केवल अनुदैर्ध्य तरंग रहेंगी। अगला प्रश्न है, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा अनुप्रस्थ उसकी सतह पर। नेक्स्ट है केवल अनुप्रस्थ, और अगला है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ लोहे की सतह अंदर होती है और अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर होंगी, अनुप्रस्थ उसकी सतह पर होंगी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी का संबंध। तो याद रखना जो वक्रता त्रिज्या आर होती है वो क्या होती है, आर जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि आर इक्वल टू एफ। यहाँ पर तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ फोकस दूरी बराबर निकाला है, तो यहाँ से एफ बराबर निकाल सकते हो। एफ बराबर निकल आएगा आर अपॉन 2, और आपको जो सी ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा, एफ इक्वल 1/2 आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या आर निकालनी है, आर क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। फोकस दूरी है 15, और 15 का दोगुना कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कितनी निकल आई, 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस को मुख्य अक्ष से कहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी कभी क्वेश्चन आए कि समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। वक्रता केंद्र का मतलब वो मुख्य अक्ष से कहाँ पर रखी होगी, मुख्य अक्ष से दूरी अगर देखेंगे वक्रता केंद्र की दूरी, तो वो कहलाती है हमारी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लेंस की फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर रखना है। क्लियर हो रही है ना बात, कहाँ रखना है, मुख्य अक्ष से रखेंगे हम, मुख्य अक्ष से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, फोकस दूरी की दोगुनी। तो आंसर हो जाएगा आपका फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, आप ध्यान रखना हमेशा जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे यानी कि सी पर रखेंगे, तब हमारा प्रतिबिंब वस्तु के समान आकृति का प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा उसको, उत्तल, अवतल, समतल या कोई भी नहीं। तो देखो, उत्तल दर्पण तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका प्रयोग वो कर नहीं सकता। समतल दर्पण बराबर का बनाएगा हाइट में, ना कम ना ज़्यादा, तो ये भी नहीं प्रयोग कर सकता। बचा कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, पीले रंग की तरंग दैर्घ्य लगभग है। तो पीले रंग की तरंग दैर्घ्य आपकी लगभग 5700 से 5900 के बीच रहती है, तो लगभग में आपका आंसर रहेगा 6000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही संबंध है लाल प्लस हरा बराबर श्वेत। तो ये फ़ोन में भी आपने देखा होगा, RGB बराबर होता है वाइट, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आंसर होगा लाल, नीला, हरा इक्वल श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा, लाल को अगर हम पीले रंग में देखेंगे तो हमारा कैसा बन जाएगा, वो काला बन जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में किस रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है आपकी कौन से रंग की, पीला, लाल, बैगनी, हरा। तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना के किस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से वह वस्तु दिखाई नहीं देगी, पीत बिंदु, अंध बिंदु, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। तो
रेटिना का जो अंध बिंदु है वहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे पीछे खिसकना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। तो स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनने का मुख्य कारण है वो यही है कि हमारा जो नेत्र लेंस है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, अंधेरे में क्या है, पुतली थोड़ी बढ़ जाती है, वैसे आपकी छोटी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, तो वो कम ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। अगला है, पेचिश की बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। फ्लेवीवायरस, निमेटोड, ईस्ट एंड अमीबा हिस्टोलिका। तो पहले तो ये आंसर आना चाहिए, पेचिश की बीमारी होती किससे, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या फिर जीवाणु से। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि पेचिश की बीमारी किसके द्वारा फैलती है, और उसमें जो सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है वो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार है, अतः वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वस्तु सतह के नीचे पूरी छुपी हुई तैरेगी। तो सीधी सी बात है, जब दोनों बराबर है तो वस्तु हमारी क्या होगी, तैरती हुई दिखाई देगी, यानी कि सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट हो जाएगा 162 का, ऊष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी। कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकेंड या फिर किलोग्राम प्रति मीटर। तो ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन। इनमें से कोई भी यहाँ पर मात्रक ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, जूल प्रति केल्विन। अगला है, कंडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में, लौकी में। तो कंडुआ रोग लगता है गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन निम्नलिखित में से रुधिर कणिकाओं की भित्ति पर चिपकी होती हैं। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या लाल रुधिर कणिका। तो जो प्रतिजन होती हैं वो चिपकी होती हैं लाल रुधिर कणिका पर, यानी कि आरबीसी। अगला प्रश्न है आपका, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं, दाब। ठीक है, तो P बराबर F/A सूत्र रहेगा आपका, पास्कल मात्रक रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल या लैंप ब्लेक। तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एक दो बार। इसमें हम यूज़ करते हैं जंतु चारकोल, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घड़ों में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है। संवहन, चालन, क्वथन या वाष्पन। तो ये आपका ठंडा होता है वाष्पन विधि से। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट क्या है। शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रबंधन। तो एजुसेट है हमारा एक शैक्षिक उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पर्णाधार पर। तो ये ऊपरी सतह पर भी होता है, निचली सतह पर भी होता है। ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, दाब अधिक होता है बैठने पर, दो पैर से खड़े होने पर, एक पैर पर खड़ा होने पर या लेटने पर। दाब का सूत्र क्या है, F/A। ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। तो सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा, जब एक पैर पर खड़े होंगे। तो दाब सबसे अधिक कहाँ लगेगा, जब हम एक पैर पर खड़े होंगे। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। रोटी, चीनी, नमक या कोयला। तो रोटी में कार्बन होता है, जल जाती ना कहीं, आपको दिखता है सीधे सीधे। चीनी का सूत्र ही होता है C12H22O11। C12H22O11 कार्बन मौजूद है। कोयला में तो पता ही कार्बन का अपर रूप ही है वो। क्या बचा, नमक, और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। अगला है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में। ठोस व द्रव में। आप सभी को लिखाया भी है मैंने कि ध्वनि का जो सबसे अधिक वेग होता है वो कहाँ होता है, इस्पात में देखने को मिलेगा, और इस्पात क्या होता है, ठोस होता है। तो आपका सबसे अधिक वेग रहेगा ठोस में। आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे राजन सीरीज़ के और साइंस के, वो कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। आज ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं आपके। मिलेंगे आपकी फिर अगली क्लास में। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको क्लास शेयर कर दीजिएगा, और
अपनी जैसे तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की वैसे तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।